कानपुर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केंद्र गंगा के तट पर बसा एक ऐसा शहर है जहां दिन रात की भाग दौड़ कभी नहीं थमती। फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगलती हैं, बाजारों में रौनक कभी कम नहीं होती और लोग अपने सपनों को सच करने में जुटे रहते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसान की सोच को झकझोर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बर्रा थाना क्षेत्र के आजाद कुटिया में रहने वाले सुरेश यादव के परिवार की। सुरेश यादव 62 साल के एक मेहनती और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से लेदर वर्कशॉप से की थी। सालों की मेहनत से उन्होंने 2 बड़े मकान, दामोदर नगर में एक रेस्टोरेंट, यादव जी का ढाबा अपने परिवार को कमा कर दिया था। यह रेस्टोरेंट अपने घरेलू खाने की खुशबू, दाल मखनी, पनीर करी, तंदूरी रोटी और खास चाय के लिए मशहूर था। मजदूर, दुकानदार और परिवार वाले यहाँ आते, खाना खाते और रंजना की बनाई चाय की तारीफ करते। सुरेश की पत्नी रंजना 58 साल की एक कुशल गृहिणी थी। सुबह घर के काम निपटाती, फिर रेस्टोरेंट में किचन संभालती। उनकी मुस्कान और मेहमान नवाजी रेस्टोरेंट की जान थी। ग्राहक कहते, रंजना जी की चाय पीकर दिन बन जाता है। सुरेश और रंजना के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुधीर और छोटा सुनील। सुनील 26 साल का, जो हाल ही में कॉलेज से निकला था। वह शांत और मेहनती था। रेस्टोरेंट में पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। काउंटर संभालना, ग्राहकों से बात करना, बिल बनाना, वह सब कुछ चुपचाप निपटा लेता। लेकिन सुधीर 32 साल का बिल्कुल अलग था। तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और रसूखदार। सुधीर एक ठेकेदार था जो सड़कें, इमारतें और सरकारी प्रोजेक्ट के ठेके लेता। इसके अलावा वह समाजवादी पार्टी का सक्रिय नेता था। युवा सभा का महासचिव होने के नाते वह पार्टी के शीर्ष नेताओं से जुड़ा था। शहर में उसका नाम था, लोग उसे सुधीर भैया कहते। उसकी चमचमाती कार, महंगे कपड़े और आत्मविश्वास से भरी बातचीत में उसका रुतबा झलकता था। परिवार में उसकी बात का वजन था। सुरेश उस पर गर्व करते, रंजना उसे सबसे ज्यादा प्यार करती और सुनील उसे आदर्श मानता। सुधीर की शादी 7 साल पहले इटावा के गांधीनगर से विजय कुमार यादव की बेटी बीना से हुई थी। बीना 29 साल की ग्रेजुएट थी, लेकिन उसने घरेलू जीवन चुना। वह साधारण, सीधी सादी और परिवार को जोड़ने वाली थी। सास ससुर की सेवा, पति की देखभाल और अपनी 5 साल की बेटी एंजल की परवरिश में वह डूबी रहती। एंजल घर की शान थी। उसकी शरारतें, हंसी और मासूम सवाल सबके चेहरों पर मुस्कान लाते। एंजल सुबह स्कूल जाती, दोपहर को लौटती। बीना का दिन व्यस्त रहता। सुबह का नाश्ता बनाना, एंजल को स्कूल के लिए तैयार करना, घर के काम निपटाना। लेकिन दिन के ज़्यादातर समय वह घर में अकेली रहती। सुबह 8 बजे सुरेश और रंजना रेस्टोरेंट चले जाते। सुनील भी उनके साथ ही चला जाता और सुधीर अपने ठेकों के चक्कर में निकल पड़ता। अकेलापन बीना को कभी कभी खटकता, पर वह शिकायत नहीं करती। परिवार की खुशी ही मेरी खुशी, वह सोचती। बाहर से देखने में परिवार परफेक्ट था। 2 मकान, रेस्टोरेंट का अच्छा बिजनेस, सुधीर का रसूख, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अंदरूनी तौर पर छोटी छोटी दरारें बन रही थीं। सुधीर की महत्वाकांक्षा और बाहरी दुनिया का आकर्षण उसे घर से दूर ले जा रहा था। बीना का सीधापन और घरेलू स्वभाव उसे घर तक सीमित रखता। फिर भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन यहाँ एक तूफान इंतजार कर रहा था। 8 जून 2014 रविवार। कानपुर में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। आजाद कुटिया की गलियां धूप से चमक रही थीं और हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। सुरेश सुबह 6 बजे उठे। बिस्तर पर बैठकर उन्होंने रंजना को आवाज़ दी, रंजना चाय बना दो। आज रविवार है, रेस्टोरेंट पर भीड़ होगी, ग्राहक सुबह से ही आएंगे। रंजना पहले से ही किचन में थी। वह मुस्कुराई और चाय का कप सुरेश को थमाया। जी सब तैयार है, सुनील को भी उठा देती हूँ। घर में हलचल शुरू हुई। सुनील माँ की आवाज़ सुनकर उठा। माँ, बस 5 मिनट, वह बड़बड़ाया, लेकिन जल्दी नहाकर तैयार हो गया। बीना भी जाग गई थी। वह एंजल के कमरे में गई। एंजल बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मम्मी, आज छुट्टी है, मैं दादी के साथ रेस्टोरेंट जाऊंगी। बीना हंसी। अच्छा बेटा, पूछती हूँ। उसने रंजना से कहा। माँ जी, एंजल जिद कर रही है, ले जाइए ना।
घर में अकेली बोर हो जाएगी। रंजना ने एंजल को गोद में उठाया। हाँ बहू, ले जाते हैं, लेकिन वहाँ शरारत नहीं करनी, ठीक है? एंजल ने सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। सुधीर देर रात तक किसी पार्टी मीटिंग में था, अभी सो रहा था। बीना ने उसे जगाया। उठिए, नाश्ता तैयार है। सुधीर ने आंखें मलते हुए कहा, हाँ आ रहा हूँ, आज एक ठेके की मीटिंग है, दोपहर तक जाऊंगा। बीना ने उसे पराठे, दही और चाय परोसी। उसने भी परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया। बातें हुई, रेस्टोरेंट की कमाई, एंजल के स्कूल की शरारतें, सुधीर के नए ठेके, सब कुछ सामान्य था। सुबह 9 बजे सुरेश, रंजना और एंजल रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। ऑटो रिक्शा में बैठकर वे दामोदर नगर की ओर रवाना हुए। एंजल खिड़की से बाहर देख रही थी, उत्साहित। दादी, क्या मैं रेस्टोरेंट में चाय बनाऊंगी? उसने पूछा। रंजना हंसी। हाँ बेटा, लेकिन पहले स्कूल तो खत्म कर। घर में अब सुधीर, बीना और सुनील बचे थे। सुनील ने कहा, भैया मैं भी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, दोपहर में आऊँगा। सुधीर ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद सुधीर तैयार हुआ। उसने अपनी नीली शर्ट पहनी जो बीना ने प्रेस की थी। मैं शाम को लौटूंगा, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, उसने बीना से कहा। बीना ने मुस्कुराकर विदा किया। सुधीर अपनी कार में बैठकर निकल गया। घर अब पूरी तरह से खाली था। बीना ने दरवाज़ा बंद किया और किचन में काम शुरू किया। उसने सोचा, आज छुट्टी है, थोड़ा आराम करूंगी, शाम को सब लौटेंगे तो चाय बनाऊंगी। उसने टीवी ऑन किया, एक सीरियल देखा, फिर एक किताब उठाई। गर्मी की वजह से पंखा तेज चल रहा था। बाहर सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। ऑटो की आवाज़ें आ रही थीं। बीना ने खिड़की से झांका, फिर वापस अपने काम में लग गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसका आखिरी दिन था। शाम ढल रही थी। रेस्टोरेंट पर दिन पूरा व्यस्त रहा। रविवार की भीड़ ने सुरेश और रंजना को थका दिया था। सुनील ने काउंटर संभाला, ग्राहकों से हंसी मजाक किया। एंजल रेस्टोरेंट के कोने में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। रात 9:30 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का समय हुआ। चलो घर चलें, बीना इंतजार कर रही होगी, सुरेश ने कहा। रंजना ने बर्तन साफ किए। सुनील ने काउंटर बंद किया। ऑटो रिक्शा में बैठकर वे घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में एंजल ने पूछा, बाबा, मम्मी ने आज क्या बनाया होगा? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन तेरी मम्मी जो भी बनाती है स्वादिष्ट होता है। रात 10 बजे वे घर पहुंचे। रात हो गई थी। आजाद कुटिया की गलियां अब शांत थी। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। घर का दरवाज़ा बंद था। कुंडी अंदर से लगी थी। सुरेश ने घंटी बजाई, 1 बार 2 बार, लेकिन कोई जवाब नहीं। बीना, दरवाज़ा खोल, रंजना ने पुकारा। फिर सन्नाटा। घंटी फिर बजी। चिंता की लकीरें उनके चेहरों पर उभरने लगी। लगता है शायद सो गई हो, सुरेश ने सोचा, या घंटी खराब हो। उन्होंने जोर जोर से आवाज़ दी, बीना खोलना। पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ अंकल? पड़ोसी रमेश ने पूछा। बीना दरवाज़ा नहीं खोल रही, रंजना ने चिंतित स्वर में कहा। पड़ोसी भी पुकारने लगे, लेकिन कोई हलचल नहीं। तभी एंजल बोली, बाबा, मैं साइड से सिटकनी खोल दूं? मैंने पहले भी किया है। सुरेश को उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने एंजल को गोद में उठाया। एंजल की छोटी उंगलियां ग्रिल के बीच से अंदर गई और सिटकनी खुल गई। दरवाज़ा खुला, सभी अंदर दाखिल हुए। बीना, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं। बीना का कमरा खाली था। रंजना ने सोचा शायद किचन में हो। वह किचन की ओर बढ़ी। अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीख पूरे घर में गूंज गई। हाय राम! सुरेश और एंजल दौड़े। पड़ोसी भी अंदर आए। किचन में ऊपर लगे लोहे के जंगले से रस्सी बंधी थी और उस फंदे में बीना लटकी थी। पास में स्टूल उल्टा पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ पांव ठंडे। मौत को घंटों बीत चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आत्महत्या की हो। रंजना रो पड़ी। वह अपने आंसुओं को रोक न सकी। एंजल भी डर से सहम गई। मम्मी! वह चीखी। सुरेश स्तब्ध रह गए। उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत सुधीर को फ़ोन किया। सुधीर, जल्दी घर आ, बीना ने फांसी लगा ली है। फिर सुनील को फ़ोन। दोनों रेस्टोरेंट बंद करके दौड़े। सुरेश ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी।
बर्रा थाना क्षेत्र, आजाद कुटिया, जल्दी आइए, मेरी बहू ने फांसी लगा ली। बर्रा थाने से इंस्पेक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ जल्दी पहुंचे। रात का सन्नाटा पुलिस जीप की आवाज से टूटा। अजय ने घटनास्थल का मुआयना किया। किचन में रस्सी, फंदा और उल्टा स्टूल, सब कुछ आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। लेकिन एक बात खटक रही थी, बीना जैसी पढ़ी लिखी महिला ने कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा। अजय ने परिवार से पूछताछ शुरू की। कोई झगड़ा हुआ था? बीना उदास थी। सुधीर और सुनील अभी पहुंचे ही थे। दोनों सदमे में थे। नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं, सब ठीक था, सुधीर ने रोते हुए कहा। रंजना और सुरेश भी यही बोले। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुधीर ने बीना के मायके इटावा फोन किया। विजय जी, बीना ने फांसी लगा ली है, उसने रुधे गले से कहा। विजय यादव, उनकी पत्नी और बेटा संजीव जो वकील था, अगले दिन सुबह कानपुर पहुंचे। वे सीधे पोस्टमार्टम हाउस गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, फांसी से दम घुटने के कारण मौत। लेकिन विजय और संजीव को यकीन नहीं हुआ। हमारी बीना आत्महत्या नहीं कर सकती, वह बहुत मजबूत थी, संजीव ने कहा। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। काफी बहस के बाद जिलाधिकारी रोशन जैकब ने आदेश दिया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही, फांसी से मौत। लेकिन बीना के परिवार का संदेह नहीं मिटा। यह हत्या है, विजय ने कहा। वे बर्रा थाने पहुंचे और दहेज हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने शुरू में मना किया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से परिवार की गुहार पर सीओ के आदेश से धारा 498A, 302 और 365 के तहत केस दर्ज हुआ। सीओ राघवेंद्र सिंह यादव ने जांच अपने हाथ में ली। सुधीर और परिवार के सदस्य भूमिगत हो गए। सुधीर ने कुछ नेताओं के जरिए अप्रोच लगाई कि जांच पूरी होने तक कोई गिरफ्तारी न हो, लेकिन सीओ ने साफ कहा, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। सुधीर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। इसी बीच राघवेंद्र सिंह का तबादला हो गया और नए सीओ ओम प्रकाश सिंह आए। सुधीर ने कुछ पार्टी नेताओं के साथ उनसे मुलाकात की। सर, हमें फंसाया जा रहा है, सुधीर ने कहा। बीना का मोबाइल गायब है, यह जांचिए। ओम प्रकाश ने फाइल का बारीकी से अध्ययन किया। फांसी के फंदे की गांठें देखकर उन्हें संदेह हुआ। यह किसी प्रोफेशनल का काम है, कोई साधारण महिला ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने सोचा। अब हत्या का शक गहरा हो गया। ओम प्रकाश ने बीना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। एक नंबर पर उनकी नज़र टिकी जिससे 31 मई से 8 जून तक 15 बार बात हुई थी। वह नंबर बंद था। सुधीर को नहीं पता था कि वह किसका है। कॉल डिटेल से पता चला कि वह नंबर सिर्फ बीना से बात करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। एसएसपी सुनील इमैनुअल ने एक स्पेशल जांच टीम बनाई। सर्विलांस विशेषज्ञ शिवभूषण ने IMEI नंबर के जरिए उस फोन का पता लगाया जिसमें वह सिम थी। नया नंबर मिला मृदुल वाजपेयी का, जो नौबस्ता का रहने वाला था। मृदुल को हिरासत में लिया गया। शुरू में वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन सख्ती पर टूट गया। उसने कबूल किया कि मैंने बीना की हत्या की। मेरे पिता श्याम कुमार वाजपेयी, रूबी यादव, मनीष ठसिया और तांत्रिक साकिर अली बाबा अकबर शाह भी शामिल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सभी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, सुधीर का रूबी यादव से अफेयर था। रूबी 22 साल की विश्व बैंक कॉलोनी की रहने वाली HDFC बैंक में अकाउंटेंट थी। सुधीर और रूबी की मुलाकात इटावा में एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हुई। फोन पर लंबी लंबी बातें, रोमांटिक मैसेज और फिर मुलाकातें। सुधीर शादीशुदा था, पिता था, लेकिन रूबी को परवाह नहीं थी। जब बीना को शक हुआ तो उसने सुधीर से सवाल किए। दोनों में झगड़े हुए। बीना ने अपनी तरफ से पता लगाया और रूबी का नाम सामने आया। एक दिन रूबी बीना के घर पहुंच गई। बीना ने गुस्से में रूबी की पिटाई कर दी। पड़ोसियों ने बीच बिचाव किया और रूबी अपमानित होकर लौटी। उसने मन में अपने अपमान का बदला लेने का ठान लिया। रूबी ने अखबार में बाबा अकबर शाह का विज्ञापन देखा, जो प्रेम समस्याओं का तांत्रिक समाधान देने का दावा करता था। उसने बाबा से संपर्क किया और अपनी कहानी सुनाई।
बाबा, जिसका असली नाम साकिर अली था, एक धूर्त तांत्रिक था। उसने कहा, बीना को तंत्र मंत्र से हटा दूंगा, 25,000 रुपये दो। रूबी ने पैसे दिए, लेकिन हफ्तों बाद भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में वह बाबा के पास गई। वहां उसे मनीष ठसिया मिला, जो बाबा का सहयोगी था। मनीष ने कहा, बाबा का तंत्र काम नहीं कर रहा, मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ, 50,000 लगेंगे। सौदेबाजी के बाद 40,000 पर बात बनी। मनीष ने मृदुल वाजपेयी को राजी किया, जो कर्ज में डूबा था। मृदुल ने अपने पिता श्याम कुमार को भी शामिल किया। मृदुल ने फर्जी सिम से बीना से संपर्क किया। उसने खुद को तांत्रिक बताकर कहा, तुम्हारे पति की प्रेमिका को हटाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। बीना, जो सुधीर से प्यार करती थी, वो मान गई। अनुष्ठान में फांसी का फंदा गले में डालना, स्टूल पर खड़ा होना और मंत्र पढ़ना शामिल था। मृदुल ने कई बार अभ्यास करवाया और इस तरह उसने बीना का विश्वास जीत लिया। 8 जून को आखिरी बार मृदुल, श्याम और मनीष आए और वही प्रक्रिया दोहराई गई, लेकिन इस बार उनका इरादा दूसरा था। उन्होंने फंदे को कस दिया। बीना छटपटाने लगी और उसने दम तोड़ दिया। मृदुल ने बाहर से कुंडी इस तरह बंद की ताकि किसी को भी लगे कि कुंडी अंदर से बंद है और यह आत्महत्या लगे। पुलिस ने मृदुल, श्याम, मनीष, रूबी और साकिर को गिरफ्तार किया। तब जाकर यह सच्चाई सामने आई। यह कहानी प्रेम की दीवानगी और बदले की आग की भयावहता दिखाती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि अवैध संबंध और बदला जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास, संयम और संवाद जरूरी है। संदेह होने पर कानूनी रास्ता अपनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।